हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, और अपन ये फैक्ट प्रूव करेंगे कि व्हेन एवर एसी इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टर देन वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। और अल्टरनेटली ऐसा बोल सकते हैं कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ π/2। इसके पहले मैंने रेसिस्टर का केस देखा था, एसी थ्रू प्योर रेसिस्टर। उस केस में देखा कि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज। और पावर के लिए अपन ने एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। एवरेज पावर इज VRMS IRMS। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज कि AC अपन ने अप्लाई किया एंड दैट वोल्टेज इज गिवन बाय लेट V इज इक्वल टू साइनोसॉइडल है V0 साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडल वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और मान लें करंट इसमें फ्लो हो रहा है I। तो I के लिए अपन एक्सप्रेशन निकालेंगे, वोल्टेज इज दिस मच, तो करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, LdI अपॉन dt। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज LdI/dt। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाओ, दिस वोल्टेज V विल बी इक्वल टू LdI/dt। ठीक है, दैट इज V इज इक्वल टू LdI अपॉन dt। ऑफकोर्स माइनस साइन होता था, माइनस ऑफ LdI/dt। माइनस साइन किसके लिए था, इन अकॉर्डेंस विथ लेंस लॉ। दैट इज ये जो इंडक्टर है एनी चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, और जो EMF इंड्यूस होगा इसके अक्रॉस वो इस ढंग से होगा कि वो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो वेरी काज का अपोज करेगा। ठीक है, तो V इक्वल टू दिस। अब यहाँ वैल्यू रख दो V का, व्हाट इज V, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू LdI अपॉन dt। ठीक है, V का वैल्यू रख दिया, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो रहा है LdI/dt, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से अपने को I के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, दिस वन इज I, है ना। और फिर अपन बताएंगे वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज रिलेशनशिप। ठीक है, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। अपने पास क्या है, V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू LdI/dt। ठीक है, सो अपने पास एक्सप्रेशन है V0 साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू LdI अपॉन dt। ठीक है, देन इट विल इम्प्लॉय, देखो I के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ से DI के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, DI इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी dt, V0 अपॉन L हो जाएगा ये V0 अपॉन L। ठीक है, देन साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, DI इज इक्वल टू व्हाट, अपने को I के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो DI इज इक्वल टू व्हाट, V0 साइन ओमेगा टी dt अपॉन L। अब DI है, यहाँ से I निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स अपन इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। DI का इंटीग्रल वैसे लिख दो एक स्टेप, इंटीग्रल ऑफ DI इज इक्वल टू V0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गया, मैक्सिमम पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन L, देन इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिखते हैं अपन, व्हाट इज DI, एक्चुअली DI का इंटीग्रल I होगा, DI का इंटीग्रल I हो गया। देन V0 अपॉन L, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटीग्रल होता है, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड जो कॉफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई
एंड इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो यहाँ अपन ने ओमेगा ले आया, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। अब अपन इसको आई के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में अपन कास्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज आई, ठीक है। आई इज इक्वल टू दिस वन, इसको कंपेयर करो, इसको अपन लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, ये है V0, अभी माइनस रहने देते हैं, V0 अपॉन ओमेगा एल। ये जो ओमेगा एल क्वांटिटी है, दिस ओमेगा एल इज कॉल्ड रिएक्टेंस, और इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं, XL, और ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। Where XL is what? XL is equal to ओमेगा L। XL जो है ये ओमेगा L के बराबर है, वैसा कुछ एक्सप्रेशन है, I is equal to I0 cos ओमेगा टी, तो V अपॉन रेसिस्टेंस, ये I होता है, पिक वैल्यू तो I0 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड XL, ओमेगा L is equal to XL, है ना। ये XL कहलाता है रिएक्टेंस, ये एक्सेल कहलाता है रिएक्टेंस, नॉट रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, एंड दिस इज ड्यू टू इंडक्टर, दैट्स व्हाई द नेम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकॉज ये जो एक्सेल है इक्वल टू ओमेगा एल, ये रेसिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या करता है, अपोज करता है करंट का, एंड रिएक्टेंस ये अपोज करता है ऑफ एनी चेंज ऑफ करंट, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एल के कारण, इंडक्टेंस के कारण अपोजिशन होता है। कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में करंट के चेंज का एल अपोज करता है, तो एक्सएल अपोजिशन प्रोड्यूस करता है फॉर व्हाट, चेंज ऑफ करंट के लिए, माइंड इट। रेसिस्टेंस करंट का अपोज करता है, जबकि रिएक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज करता है, ठीक है। एंड दिस इज गिवन बाय दिस, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एल तो कांस्टेंट है, सो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, सो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट तो उसकी वही होगी जो अपोजिशन की होती है, जो रेसिस्टेंस की होती है, बट क्या होगा, दिस इज डायरेक्टली ये कहलाएगा रिएक्टेंस, यूनिट इसकी भी ओम होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अपोजिशन किसका अपोजिशन करता है, चेंज इन करंट का बाय द इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ से देख सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें ग्राफ पूछा जाता है जनरली, इस पार्ट में ग्राफ पूछा जाता है ना। व्हाट इज दैट, जैसे कि ये ग्राफ बिटवीन एक्सएल दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ऑफ कोर्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है। सो क्योंकि ये बता रहा है क्या, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन टू द चेंज ऑफ करंट, वो भी इंक्रीज होगा। मान लो फिर, और ये ऑब्वियस भी है ना, क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है तो करंट 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव होगा, बट यदि फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये जो चेंज है ये भी अपोजिशन, एक्चुअली चेंज इन करंट
फास्ट हो रहा है, तो अपोजिशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सएल भी बढ़ेगा। सो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ पूछा जाता है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से और कुछ फैक्ट अपन इन्फर कर सकते हैं, जैसे कि बोला अपन ने एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये ओमेगा है 2 पाई न्यू एल। नाउ फॉर डीसी, डीसी के केस में डीसी डायरेक्ट करंट होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड, डीसी को दिखाते थे अपन ऐसे स्ट्रेट लाइन, दिस इज डीसी करंट विथ टाइम, ऐसा वेरिएशन होगा, है ना, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है ना। तो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फॉर डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, डीसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 0। फॉर डीसी न्यू फ्रीक्वेंसी इज 0, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो एक्सएल का वैल्यू कितना हो गया, न्यू 0, तो 0 कहते हैं 0 बड़ा हीरो है ना, जिसके साथ लगता है 0 कर दिया, तो एक्सएल इज 0। ठीक है, मीन्स जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स 0 फॉर डीसी। यदि कोई कॉइल है ना, और इससे होकर यदि डीसी का फ्लो हो रहा है डायरेक्ट करंट का, तो जो अपोजिशन है वो अपोजिशन जो है वो बहुत क्या होगा, 0 के बराबर होगा, बहुत कम, क्या इक्वल टू 0। इफ कंडीशन है, इफ इंडक्टर इज प्योर 1, इसका रेसिस्टेंस नहीं है, आर इसके अंदर नहीं है, आर यदि 0 है तो इस इंडक्टर से यदि करंट का फ्लो कराएंगे अपन, तो कौन सा करंट, डीसी करंट, तो उसमें अपोजिशन कितना होगा, 0 होगा, यानी इंडक्टर विल बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर, इंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा फॉर डीसी। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, इंडक्टर शुड बी प्योर। हालांकि इन प्रैक्टिस ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई वायर से बना एक कॉइल, वायर का सर्टेन रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये बातें थी इसके बारे में। अब हम लोग जहाँ पर छूटे थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अपने को देखना है करंट के लिए एक्सप्रेशन, है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर में आया ये कहलाता है रिएक्टेंस, नॉट रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, और इंडक्टर के कारण है, दैट्स व्हाई द नेम इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब इसके लाइट में अगर अपन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन अपोजिशन, V अपॉन R जैसे करते थे, I मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मैक्सिमम करंट होगा इसके करस्पॉन्डिंग, एंड माइनस ऑफ कोर्स माइनस साइन है, चलिए इसको हटा देते हैं, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या था, माइनस साइन था, तो I इक्वल टू माइनस ऑफ V0 बाई एक्सएल, इसको I0 लिखेंगे, I0 कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कहे कि साइन में क्यों लिखा, साइन में एक्सप्रेस करना है अपने को, क्योंकि मैंने वोल्टेज एज्यूम किया साइनोसॉइडल, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो साइन के टर्म में करंट को एक्सप्रेस करना है, इसलिए अपन ने कोसाइन टर्म को साइन में चेंज किया। ठीक है, अब ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये एक्सप्रेशन आ गया, I इक्वल टू दिस। ठीक है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ पर ने उल्टा कर दिया, 90 माइनस थीटा, इसको अपन लिखा थीटा माइनस 90, माइनस साइन अगर यहाँ कॉमन ले लेते यहाँ आगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते तो ये हो जाता क्या, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इस ढंग से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है,
कोसाइन को साइन में रिप्रेजेंट करना है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको अपन लिखना है तो ओमेगा टी के टर्म में, क्योंकि वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये था वोल्टेज, ठीक है। ये एज्यूम किया था इसी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और करंट के लिए ये एक्सप्रेशन आया अपने को, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, तो ओमेगा टी माइनस लिखना था तो अपन ने यहाँ माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये एक्सप्रेशन करंट के लिए आया, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी में माइनस पाई बाई टू हो रहा है, यानी यहाँ कहेंगे कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, करंट पीछे रह रहा है पाई बाई टू एंगल से, या अल्टरनेटली वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। ये इससे पाई बाई टू ये ज़्यादा है इसमें फेज, ये माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू जोड़ दो वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, और करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ क्या रिजल्ट आया, यहाँ रिजल्ट ये आया, व्हेन यूर AC इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टर देन वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, और करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। यानी फेज डिफरेंस जो है फाई का वैल्यू कितना है यहाँ पाई बाई टू, और ये कहलाता है लीडिंग फेज, क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है तो लीडिंग फेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम यदि बनाएं इसके लिए, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है ना, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सो दैट दिखाएं कि व्हेन यूर AC is applied across pure inductor then voltage leads the current by phase angle of pi by 2, और अल्टरनेटली बोल सकते हैं कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। तो फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस फैक्ट का, वोल्टेज लीड कर रहा है, सो अगर ये है VR वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, और बोला था मैंने M लिखने, मैक्सिमम वैल्यू है ये, बिकॉज फेजर्स का यूज करते हैं, ये फेजर्स है ना, फेजर्स और रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट, तो R के क्रॉस करंट भी इधर ही होता है ना। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। करंट और वोल्टेज, रेसिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में था, तो जिधर VRM है उधर ही I है, तो I और V के बीच जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई टू का, ठीक है। ये फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली अपन इसको कैसे दिखाएंगे, है ना। वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इधर V ले लिया अपन ने, I बोथ V एंड I का वेरिएशन किसके साथ, टाइम के साथ, ये टाइम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन था अपने को V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, जब जीरो होगा, तो वोल्टेज के लिए ये कर्व अपन ने बना दिया, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज। और करंट के लिए, करंट लेग बिहाइंड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। अगर एक्सप्रेशन में देखो तो था I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, ये था वोल्टेज, सॉरी करंट, है ना। करंट लेग बिहाइंड कर रहा है, अगर टी जीरो है तो वोल्टेज जीरो, साइन जीरो। करंट क्या होगा टी जीरो होने पर, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई जीरो साइन पाई बाई टू, एंड साइन पाई बाई टू 1 होता है, साइन 91, तो माइनस आई जीरो, आई बराबर क्या हो जाता, माइनस आई जीरो, है ना। समझो यहाँ से
जब वोल्टेज के लिए तो एक्सप्रेशन था V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ अगर टी जीरो है तो साइन जीरो जीरो, वोल्टेज जीरो हो गया। बट यहाँ अगर टी जीरो है तो करंट कितना हो गया, माइनस आई जीरो, है ना। यानी ये मैक्सिमम होगा जब ये जीरो है तो ये, बट फेज इसका अपोजिट है, तो ये हो गया वैल्यू आई जीरो का, है ना। तो जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो होगा, जब ये जीरो है तो ये मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये जीरो है तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर ये मैक्सिमम है तो ये जीरो होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। यूँ लेते हैं अपन, लाइक दैट। यहाँ जीरो है तो यहाँ मैक्सिमम शो होगा, ठीक है। यहाँ इस ढंग का ग्राफ होगा, ठीक है, लाइक दैट, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, है ना। अब इसको अपन डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। ये डॉटेड लाइन बना दिया अपन ने, हाँ, लाइक दैट। ये करंट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। तो इसको बोले अपन ये आई है ना। ये वी था वोल्टेज, और ये करंट का वेरिएशन देखो, ये आई जीरो यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी आई जीरो हो रहा है, दिस वैल्यू, ये भी आई जीरो। ये वैल्यू क्या था, ये था वी जीरो, और उसी तरह करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका था वी जीरो, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको ड्रॉ करना है। ये ग्राफ बता रहा है कि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। करंट पीछे, जब वोल्टेज जीरो हो गया, जब वोल्टेज जीरो है ना, जब वोल्टेज जीरो है उस केस में क्या होगा, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट पीछे है लेकिन मैक्सिमम है, बट माइनस साइकिल। फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो जो करंट है वो जीरो हो गया, है ना। फिर यहाँ जीरो है वोल्टेज तो करंट मैक्सिमम, यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो, है ना। और ये बताता है कि करंट लेग बिहाइंड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय टू से। करंट पाई बाय टू फेज एंगल से लेग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से देखना है। देन अपन निकालते हैं एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन। एवरेज पावर होता है वोल्टेज वी करंट का मल्टीप्लिकेशन, एंड वोल्टेज अपने साइनोसॉइडल माना है। यहाँ पे क्या था, वोल्टेज वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू रख दिया वी जीरो साइन ओमेगा टी। करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन आया, एक स्टेप ऊपर जाते तो और अच्छा, चलिए फाइनली देख लेते हैं। करंट के लिए था आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना। प्योर इंडक्टर के केस में व्हेन एसी इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टर, तो वोल्टेज था वी जीरो साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल। करंट क्या निकला, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट लेग बिहाइंड कर रहा था बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। यहाँ से वी जीरो आई जीरो तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू पिक वैल्यू वोल्टेज करंट का है, तो इसका एवरेज क्या होगा, ये मैक्सिमम बाहर निकल गया। देन दिस साइन ओमेगा टी, और यहाँ से इसको माइनस लिख सकते थे, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर माइनस साइन ले लेते अपन, चलिए नहीं, है ना, यहाँ माइनस साइन ले लेते तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। चाहे तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ आगे कर दिया अपन ने माइनस, क्लियर है ना। अब इसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। यह है समझ में, देखो यहाँ है वी जीरो आई जीरो तो बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी लिख दिया। इसको लिखा अपन ने, इसको लिखा माइनस ऑफ साइन 90 माइनस ओमेगा टी। माइनस आगे कॉमन ले लिया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया वी जीरो आई जीरो माइनस साइन यहीं रख दो, है ना। ये है साइन ऑफ ओमेगा टी,
और ये है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी। क्लियर? अब इसको सिंगल टर्म में लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, कर सकते हैं ना, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ v0 i0 होल डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। ठीक है? और अपन ने देखा है साइन और कोसाइन का एवरेज ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। साइन और कोसाइन का एवरेज ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, तो ये वैल्यू 0 हो गया। ठीक है? इसको दिखा भी सकते हैं, अपन ने आगे भी प्रूव किया पीछे के क्लास में। तो समथिंग इंटू 0, ये इसको लिख दो v0 i0 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया, लिख लिया होगा, है ना, एवरेज पावर वी आई इस केस में ये था। अब अपन ने इसको आगे बढ़ाया स्टेप को, साइन 2 थीटा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो, एंड साइन का या कोसाइन का वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, दैट इज रिजल्ट क्या आया? जो एवरेज पावर कंजम्पशन है वो 0 होता है। इंडक्टर के केस में whenever AC is applied across pure inductor, तो एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। वॉट एवर पावर इज सप्लाइड इन फर्स्ट हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ द नेक्स्ट नेगेटिव हाफ में, दैट इज रिटर्न बैक टू द सोर्स। ठीक है? इसको एनसीईआरटी ने वेरियस पिक्चर बना के समझाया ग्राफिकली, है ना, वो देख सकते हैं। ठीक है? तो एवरेज पावर जो है वो 0 है। एवरेज पावर 0 मतलब पावर 0 है, इसका मतलब कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। लेकिन यदि आइडियल इंडक्टर है तो, अपन ने डिस्कशन किया था, यदि आइडियल इंडक्टर है तो उस केस में क्या होगा? एक्सेल 0 होगा, अपोजिशन 0 होगा, तो जो इंडक्टर है या कॉइल है दैट विल बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। बट इन डे टू डे लाइफ आइडियल तो होता ही नहीं, हाँ, आइडियल इंडक्टर नहीं होगा। वायर का है तो सर्टेन रेसिस्टेंस होगा, और इसलिए ऐसे करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, एसी जो फ्लो हो रहा है उसको वाटलेस करंट बोलते हैं। यदि आइडियल इंडक्टर है तो पावर कंजम्पशन 0 होगा, इसलिए उस करंट को बोला जाता है वाटलेस करंट। ठीक है? तो ये अपन ने देखा, और इस पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं जो कि अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं, है ना। अपन ने देखा कि जब रेसिस्टर था प्योर तो एसी फ्लो हो रहा था तो पावर कंजम्पशन हो रहा था। इंडक्टर के केस में पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है ना। अपन ने ग्राफ निकाला, एवरेज वैल्यू निकाला इसका क्या, पावर का, और ये दिखाया कि वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है। ठीक है? तो अब अपन देखना चाहते हैं एक फैक्ट। मान लो कि कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, बल्ब है, और इसको रेसिस्टर के साथ रखा है अपन, और दूसरा बल्ब है, इसका नाम दे दिया B1, इसका नाम दे दो B2, ये भी बल्ब है, ठीक है, फिलामेंट है इसमें। इसको जोड़ दिया अपन ने कॉइल से, आइडियल इंडक्टर, और यहाँ पर डीसी सोर्स ले लिया अपन ने। ये सोर्स क्या है? डीसी सोर्स है। और यहाँ पर की भी बना देते हैं अपन, है ना, यहाँ पर की बना देते हैं, ठीक है, एक की लगा दिया अपन ने, लाइक दैट, ये की है ना। ये है रेसिस्टर R, ये इंडक्टर L, ये बल्ब B1, बल्ब B2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दिख रहा है। डीसी सोर्स लगाया अपन ने, बैटरी लगाया तो डीसी सोर्स है ना। तो कहता है जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे, ये ऑन किया, प्लग ऑन किया अपन ने, स्विच ऑन किया जैसे ही, तो कौन सा बल्ब पहले जलेगा?
इधर B1 और B2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? जैसे ही स्विच ऑन किया अपन ने तो पहले कौन सा बल्ब जलेगा, या दोनों साथ में जलेगा, है ना? तो आंसर इसका है कि पहले, तुमने भी गेस कर लिया होगा, पहले B1 जलेगा। क्यों? कि जैसे ऐसे तो ये DC है ना, डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट करंट, बट जैसे स्विच ऑन किया तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, 0 से मैक्सिमम होगा। करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, है ना? तो जब इंक्रीज होगा तो रेसिस्टर के केस में तो क्या है, ये तो कांस्टेंट करंट जा रहा है, करंट जाएगा, है ना? अपोजिशन है ऑफ कोर्स, बट इंडक्टर के केस में ये अपोज करेगा इंक्रीज ऑफ करंट का। इंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है एनी चेंज का, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोला था इसको अपन। ये अपोज करेगा इंक्रीज का, यानी पहले क्या करेगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ये इसको डिक्रीज करना चाहेगा, है ना? तो जब तक करंट स्टेबल नहीं हुआ, हालांकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करंट कांस्टेंट हो जाएगा, बट शुरू में ये अपोज करेगा इंक्रीज का, इसलिए B1 तो पहले जल जाएगा। ये क्या होगा, करंट पहले बढ़ रहा है, ये चेंज जब हो रहा है, जब इंक्रीज जब तक करेगा तब तक ये अपोज करेगा। जैसे करंट कांस्टेंट हो जाएगा, DC है, तो ये अपोजिशन 0 हो जाएगा, है ना? क्योंकि XL, इसका जो रिएक्टेंस है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन, ये XL बराबर होता है ओमेगा L के, और DC की फ्रीक्वेंसी 0, तो अपोजिशन 0 हो जाएगा। तो बट शुरू में तो अपोज करेगा। उसी तरह जैसे ही इसको अपन ऑफ करेंगे, ऑफ कर दिया अपन ने, है ना, मतलब ये ऑफ कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब ऑफ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ऑफ किया तो करंट मैक्सिमम था, अब करंट डिक्रीज होगा, 0 होगा, करंट डिक्रीज, तो इससे तो ये तुरंत ऑफ हो जाएगा ये वाला बल्ब, ठीक है। बट इस वाले बल्ब में ये डिक्रीज जब होगा तो अपोज करेगा इसका, ये इंक्रीज करना चाहेगा करंट को, तुरंत 0 होने नहीं देगा, इसलिए ये बल्ब थोड़ी देर तक जलता रहेगा, है ना। फिर जैसे ही करंट 0 हो गया ऑफ हो जाएगा, बट जैसे ऑफ किया अपन ने ये तो तुरंत ऑफ हो जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ अपोजिशन होगा, चेंज का अपोज करता है, यहाँ करंट घट रहा है, ऑफ किया घट रहा है, तो ये इसको घटने से रोकेगा, अपोज करेगा यानी घटने से रोकेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके कंपैरिजन में, है ना। हालांकि ये सब बहुत जल्द हो जाएगा, बट यदि क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्या कहेंगे, बल्ब B1 अगर अपन ने ऑन किया तो पहले B1 जलेगा, B2 बाद में जलेगा, ऑफ किया तो पहले B1 ऑफ होगा, B2 बाद में। क्यों? ड्यू टू द रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया L, ठीक है। तो आज अपन ने ये सारी बातें की। व्हेनेवर AC इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टर, देन वोल्टेज लीड्स द करंट और करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ π/2, ठीक है। इसको शो किया मैथमेटिकली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन VI का T के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, है ना। उसके बाद एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन निकाला, एवरेज पावर 0 आया, इसलिए वाटलेस करंट फ्लो होता है इसमें, है ना। और उसके बाद अपन ने फेजर डायग्राम से वेरिएशन देखा, क्या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का, है ना, करंट से लीड करता है कैसे। और फाइनली अपन ने एक ऐसा कंसेप्चुअल सवाल देखा, कभी कभी 1-2 नंबर के आते हैं, है ना। इसमें आता है कि विच बल्ब विल ग्लो अर्लियर, गिव रीजन इन योर सपोर्ट, ठीक है, तो रीजन भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन ने ये पार्ट देखा। कल अपन देखेंगे AC थ्रू प्योर कैपेसिटर। टिल दैट, थैंक्स यू, गुड बाय।